मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, मतलब हमारा मेन कॉम्पिटिटर कौन है। जो हमारा भारत का जो जूट उद्योग है, सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन होता है। ठीक है, तो हमारा मेन कॉम्पिटिटर साथियों बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत की से बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, लगभग 4000 प्लस किलोमीटर की बाउंड्री है जो कि बांग्लादेश का सटी हुई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, अगर हम बात करें अभी इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो दोस्तों ये जो तेल शोधन कारखाना आप फोटो में देख रहे हैं यही है। दोस्तों, ये पिक बेसिकली है आपकी IOCL बड़ौदा की पिक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, जो कि बड़ोदरा में है, बड़ौदा गुजरात में है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों, फोटो में देख रहे होंगे TCS भाई भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। MNC और टाटा का ये कंपनी है। ठीक है, ये आपकी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नवरत्न स्टेटस संबंधित है। नवरत्न स्टेटस संबंधित है तो ये किससे है, तो बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है साथियों आपका, सार्वजनिक कंपनियों से। जो नवरत्न स्टेटस बेसिकली सार्वजनिक कंपनियां हैं, देख सकते हैं आप। ये सब नवरत्न कंपनियां दोस्तों आती हैं आपकी बिभेल हुई और आपकी गेल हुई, हेल हुई, नालको हुई, ये सब आपकी MTNL, ये सब इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, ये सब साथियों आपकी नवरत्न कंपनियों में आती हैं। ये सब सार्वजनिक कंपनियों से इनकी भागीदारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट भी है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण आके कौन से वर्ष किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी ए होती है। इसका निर्धारण आपका किया गया, तो इसका निर्धारण आपका 8084 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से। दोस्तों, जो भारत में जो कलेक्टर का जो पद है तो ये कहाँ से लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देख रहे हैं भाई, हर आदमी का सपना होता है, हर UPSC वाले, हर गवर्नमेंट जॉब वाले का सपना होता है कि हम एक दिन कलेक्टर बने। सबसे टॉप पोस्ट होती है साथियों जी, है ना, IAS। और जो भारत में दोस्तों कलेक्टर का पद आखिर कहाँ से लिया गया, दोस्तों भारत में कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। कुल मिला के ए है बात। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए, विधि के समक्ष समता लिया गया, जो विधि के समक्ष समता यानी समता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों लड़का और लड़की को समान अधिकार मिले। आप देख रहे होंगे एक तराजू में लड़का लड़की सेम है और दोनों को समान का अधिकार मिले। ठीक है, लेकिन यार कहीं ना कहीं समानता का अधिकार नहीं है। लड़कियों के पास कुछ ज़्यादा पावर होते हैं, लड़कों के पास वो नहीं होते, है ना। कुछ जगह पर लड़कों के पावर होते हैं, लड़कियों के पास नहीं होते। तो समानता का अधिकार खैर ये आपका कौन सा कहाँ के संविधान से लिया गया, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार बताता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है आपका समानता का अधिकार आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों, देख रहे होंगे आप फोटो में, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी मूर्ति है, जो कि गुजरात में है। इनके लिए हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और साथ ही साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 500 से अधिक जो रजवाड़ा थे, देसी रियासतें थे, उनको भारत में विलय करने के लिए इनका मेन अहम योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। और सरदार की उपाधि ने बारदोली की जो लेडीज थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। और दोस्तों इसके अलावा और जो 3 रियासतें थी और उनको भी दोस्तों, जो जूनागढ़ वगैरह की रियासत है, सब आपकी 3 रियासतें जो भारत में विलय नहीं हो रहे थे, भारत के साथ नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम अपना अलग से स्टेट कंट्री बना लें। उसके लिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। जूनागढ़ हुआ, आपका हैदराबाद हुआ और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय मिलाने के पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहुत ही गर्म दल के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों, हमारी फोटो में देख रहे होंगे आप, इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, जो कि हमारे गौतम बुद्ध हैं, जो कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्हें हम प्रकाश की पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनका जन्म 563 BC में दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के पास में एक लुम्बिनी जगह है, वहाँ पर जन्म हुआ था। दोस्तों, राजा घराने से ताल्लुका रखते थे गौतम बुद्ध। और ठीक है, और गौतम बुद्ध ने दोस्तों
आपका इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम इनका यशोदा था। दोस्तों आपने एक चीज़ महसूस की होगी यार, जितने महान आदमी हुए हैं यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ है। मेरा एजम्पशन हो सकता है। देखो गौतम बुद्ध हैं, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम भी यशोदा था, ठीक है, महावीर स्वामी की। और दोस्तों अब हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इनकी पत्नी का नाम भी यशोदा बाई है, ठीक है। तो यशोदा नाम मतलब कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है ना। तो इन लोगों ने ज़िंदगी में इतिहास इन्हें याद करता है। मोदी जी हैं, मोदी जी को भी इतिहास में मोदी जी का नाम हर कोई लेगा, मतलब बहुत मोदी जी ने संघर्ष किया है। दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में इनके जो गुरु थे आला कलाम, इनसे भेंट हुई और इन्होंने मार्गदर्शन दिया। और 6 साल तक दोस्तों गौतम बुद्ध तो भटकते रहे थे, जब जाकर दोस्तों गौतम बुद्ध को आला कलाम मिले, ठीक है। और फिर उन्होंने इनको सही गाइडेंस दिया गौतम बुद्ध को। और फिर ये जो पीपल के वृक्ष 6 साल के वृक्ष के नीचे और ये आपकी रिजुपाल के नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल दोस्तों गौतम बुद्ध ने अथार तपस्या की, ठीक है, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया में जो कि बिहार में आता है, सबसे पहले दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बनारस के पास में सारनाथ जगह है, वहाँ दिया। अब सारा उपदेश श्रावस्ती में दिए गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी आपको गौतम बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण आखिर किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है बच्चा, ये देख रहे होंगे आप फोटो में, बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये सब आपकी बच्चा जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा माउंट आबू में दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। और ठीक है, ये सब आपकी गुरु शिखर है, गुरु शिखर पहाड़ी के बीचों में घिरा हुआ है, और जो कि दोस्तों आपका माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ठीक है, बहुत ही शानदार, जो कि जैन धर्म को डेडिकेट करता है मंदिर, ठीक है। और इसका निर्माण साथियों ने करवाया था, जो आपकी चालुक्यों और सोलंकियों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट है ना भाई, बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, है ना, तब बहुत मेहनत लगती है, तब जाके आप लोगों के लिए कंटेंट आ पाता है आप लोगों के पास। चलिए, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने बेसिकली समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। सब जो सोने के सिक्के हैं, सब आपके स्वर्ण सिक्के हैं, सब आपके गुप्त शासनकाल में चलाए गए थे। तो दोस्तों समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, इसको दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और B.A. स्मिथ द्वारा कहा गया था, जो कि इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यार जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल घोर के पी जाना, ठीक है भाई। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति को अगर कार्य बेसिकली राष्ट्रपति जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट होने से पहले भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। कौन हटा सकता है? दोस्तों जब राष्ट्रपति में महाभियोग चलता है तो उस केस में भारत के राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है पद से। दोस्तों महाभियोग कब चलता है? जब राष्ट्रपति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो संसद के सदस्य उस पर महाभियोग चलाते हैं, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो महाभियोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर आपका है। महाभियोग बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये सब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं फोटो में, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति है जो कि अपना त्यागपत्र, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र दे देगा। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मतलब 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और जो कि दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे, 2 बार रहे राष्ट्रपति चुने गए कुल मिला के। भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पटना के थे, ठीक है, बिहार के थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? दोस्तों जो लाभ है, लाभ के पद का निर्णय आपका बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका फोटो में देख रहे होंगे। संघीय संसद करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों आप देख रहे होंगे फोटो, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की फोटो है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है, यहाँ पर आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो जिसका मुख्यालय दोस्तों आप इसका स्लोगन देख सके होंगे, ये इसका मुख्यालय है, जो कि दोस्तों मुख्यालय इसका आपका जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है। उदयपुर आपका राजस्थान में आता है। ठीक है, चलिए। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन हैं? कौन कौन से राज्य भारत में रासायनिक उर्वरक यानी कि बीज, रासायनिक बीज, केमिकल फर्टिलाइजर के 2 बड़े उपभोक्ता हैं? ठीक है, तो वो आपके हैं सबसे ज़्यादा बेसिकली रासायनिक उर्वरक आपके प्रयोग में होते हैं दोस्तों, जहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। तो खेती भी पंजाब में अच्छी होती है, हरियाणा में अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर बीज सबसे ज़्यादा होते हैं, बीज सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पंजाब हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत किसी कार्यों में संलग्न है? तो भारत में दोस्तों कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पे कृषि होती है? कुल मिला के कितने प्रतिशत भाग पे खेती होती है? तो खेती आपकी 52.7% भाग पर खेती होती है भारत में। ठीक है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत में लगभग कितनी आबादी, भारत की आबादी जो कि खेती करती है? कुल मिला के ये दोस्तों आपको कंफ्यूज बच्चा बिल्कुल नहीं होना। एग्जामिनर अब क्या करता है, क्वेश्चन वही रखता है, अब आपको है ना संलग्न बोल दिया, आप बिलो जाओगे। आप संलग्न क्या होता है, मतलब थ्योरी थोड़ा सा टिपिकल एग्जामिनर कर सकता है हल्का फुल्का। ठीक है, मतलब भाई ये कुल मिला के मतलब भारत की कितना प्रतिशत आबादी कृषि करती है? तो बच्चा 48% आबादी जो कि कृषि खेती करती है भारत में। ठीक है, और भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो भारत का 1/3 जो भाग है वो कि सिंचित है। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन भारत की प्रमुख नहरें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये नहरें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहरें आपकी, ये सब भारत की प्रमुख नहरें, बेसिकली सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें निकाली जाती है, वहाँ से आपकी सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए, नदी को काट दिया जाता है, फिर नदी को काट के बैराज बना के नहर निकाल दी जाती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपका ये जो आप उद्योग फैक्ट्री देख रहे हैं, ये फैक्ट्री किसकी है? तो ये सबसे ये आपकी जो फैक्ट्री है और ये आपका उद्योग है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बच्चा होता है, इंपोर्ट तो होता ही होता, मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा निर्यात हम लोग करते हैं, अदर स्टेट को, अदर कंट्री स्टेट को ही भेजते हैं। और तो भारत में दोस्तों कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग मतलब सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। ठीक है, इसकी मिल्स वगैरह साथ ही सूरत में है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है आपका कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी कपड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा फैक्ट्री है आपकी। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो बच्चा सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति की जरूरत होती है हमें कपड़ा के उद्योग में। ऑप्शन नंबर डी कपड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सबसे ज़्यादा योगदान हमारा कपड़ा उद्योग का है। सबसे ज़्यादा हमें पैसे हमारे पास कपड़ा उद्योग से आते हैं विदेशों से। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो सबसे विशाल प्राचीन पुराना और सबसे ज़्यादा विशाल उद्योग वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, ये आपके इन जगहों पर गुजरात में सबसे ज़्यादा होते हैं और बाकी तो और जगहों पर होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग फैक्ट्री सबसे ज़्यादा इन जगहों पर गुजरात में है आपकी, है ना, अहमदाबाद वगैरह में सूती वस्त्र उद्योग की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पंजाब में एक जगह है आपकी, देखो पंजाब में एक जगह है जो कि लुधियाना है। लुधियाना आपका ये पंजाब में, ये यहाँ पर आपका हौजरी के लिए फेमस है। यहाँ हौजरी कपड़े बहुत मिलते हैं, यानी पूरा हौजी का ये हौजरी का हब है। हौजरी जो लोवर वगैरह आप पहनते हैं वो सब हौजरी लोवर रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। लुधियाना दोस्तों यहाँ पर जैकेट वगैरह भी बहुत फेमस है यहाँ की। ठीक है, लुधियाना की। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो देश में दोस्तों रेशम उद्योग का सबसे ज़्यादा स्थानीयकरण आपका बेसिकली जो राज्य में हुआ वो राज्य आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कर्नाटक में होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वो आपका सबसे मतलब लघु बड़ा उद्योग, तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग वो आपका है दोस्तों हथकरघा उद्योग। ठीक है, हम इससे साड़ी वगैरह बनाते हैं, हाथ से साड़ी बनाते हैं। ठीक है, हथकरघा उद्योग ये लघु उद्योग में आता है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इस विषय बता रहा हूँ, अगर आप बनारस जाएँ तो सारनाथ एक जगह है। सारनाथ के पास में आपको एक दो घर दिखेंगे, मतलब एक साड़ी की दुकान दिखेंगी, वो बाकायदा ऐसी फैक्ट्री मतलब ऐसा लघु उद्योग यूज करते हैं, मतलब हथकरघा उद्योग करते हैं, वो साड़ी बनाते हैं अपने हाथ से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा
कभी आपका मौका लगे तो। ऑप्शन नंबर बी आपका हथकरघा राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में सरकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो वो क्षेत्र है दोस्तों आपका चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? यानी कि सीमेंट के मामले में पहला नंबर पर कौन सा राज्य है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीमेंट आपका राइट, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश सीमेंट उद्योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश है। सीमेंट के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? मतलब वो मुगल सम्राट कौन था जिसने सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी थी? ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। चलिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आखिर वो कौन सा युद्ध था जिससे दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी? तो दोस्तों वो आपका जो युद्ध था वो था आपका बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध, जिससे दोस्तों मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी और बाबर जीत गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है, जो कि बाबर फरागना का शासक था, जो कि युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1915-26 को युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 50-56 को हुआ था। ठीक है, और 21 अप्रैल 1526 को मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी, वो बाबर इसका संस्थापक बन गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, देखिए, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी ने आखिर किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर सबसे टॉप पर चित्रकारी थी? तो वो था आपका जहांगीर। जहांगीर को दोस्तों बेसिकली स्वर्ण का युग था, चित्रकला का स्वर्ण युग था दोस्तों जहांगीर का काल। और जैसे आपका स्थापत्य का जो स्वर्ण युग था वो आपका शाहजहां था। इसी प्रकार जहांगीर के टाइम में दोस्तों चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक चला था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये ताजमहल की हूबहू कॉपी लेकिन बन नहीं पाया है, नकल की है, लेकिन नकल हमेशा बराबर नहीं होती है। ठीक है, और अगर नकल में कामयाब भी हो जाते भाई, जो अगर शाहजहां जिनने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कारीगर थे, उनके हाथ ना कटवाता, ठीक है, तो बन भी जाता। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कोशिश की लेकिन नहीं बनवा पाया ताजमहल जैसा। दोस्तों ये हूबहू लगता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें खैर ताजमहल और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है इसने। ठीक है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि आपका औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, एक ही चीज़ बनवाई औरंगजेब ने, जो कि बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद आता है वहाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा। एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है बेसिक कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है, जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है,
तो दोस्तों देखिए ये सब मेन लीडर हैं जिन्होंने 1851 के विद्रोह में इनका अहम योगदान रहा था। ठीक है। और मंगल पांडे दोस्तों ये मतलब स्टार्ट किया था जी आंदोलन, विद्रोह स्टार्ट किया था, जो कि सैनिक थे। फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, आपकी नाना साहेब बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से था, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, और झांसी की रानी टाटा टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, लियाकत अली खान और बेगम हजरत महल, इन सबकी बहुत ज़्यादा अहम योगदान था। ठीक है। ये सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे दोस्तों। 1857 में ही मतलब अंग्रेज़ों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। ठीक है। लेकिन दोस्तों वही हुआ कि भारत में मतलब गद्दारी हो गई थी इन लोगों के साथ। रानी लक्ष्मीबाई की गद्दारी हो गई थी, सिंधिया और होलकर अंग्रेज़ों के साथ थे। ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की गद्दारी हो गई थी। फिर उनको इनकी फिर 1858 में मृत्यु हो गई थी। उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने अग्नि में स्नान करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है। नहीं तो दोस्तों अगर ये लोग गद्दारी ना करते, सिंधिया हो गए, तो 1857 में हमारा देश आज़ाद हो चुका होता। ठीक है। 90 साल बाद देश आज़ाद हो पाया। चलिए, तो दोस्तों इसमें जो आपका कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व, बेसिकली कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब जी, नाना साहेब कर रहे थे, ये नाना साहेब। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई थे। ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब को राइट आंसर पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर आपका है। ठीक है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है। 1857 की विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, वो एलिमेंट था, वो आपका था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, बस इसका मेन रीजन था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई देखिए आप, ये झांसी की रानी है और ये इनका किला है। ठीक है। तो झांसी की रानी आप बहुत पूरे विश्व भर में फेमस है ना। झांसी कोई जानता है नहीं जानता, लेकिन झांसी की रानी को हर कोई जानता है और जानता है कि झांसी की हैं, बिलोंग करती हैं। और इनका झांसी दोस्तों आपका बुंदेलखंड में आता है, यूपी में आता है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि बहुत ही बहादुर लेडी रही हैं, और इनसे साथ बहादुर कोई नहीं होगा। और रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो आपका मणिकर्णिका था। ठीक है ना, मणिकर्णिका कहते हैं इनका बचपन का, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका बचपन का नाम इनका मनु था। ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी बताओ? ठीक है। तो ये इनका बच्चा था जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने इसको एडॉप्ट किया था। ठीक है भाई। और तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, मणिकर्णिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका ओरिजिनल नेम मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आपकी किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है, ये दोस्तों ये फोटो देख रहे होंगे आप, ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ़ोटो है। ये बैठक की फ़ोटो है और ये 1885 में हुई थी, जो कि साथ में जो आपकी पहली बैठक आपकी बम्बई में हुई थी, बम्बई की पिक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बम्बई को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड आउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। और सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।